हर कहानी सिर्फ सुनाई नहीं जाती, उसे महसूस किया जाता है। स्वागत है रियल फील टेल्स में। अच्छा, सोचिए एक हाई प्रोफाइल परिवार, मीडिया की दुनिया की चकाचौंध, गहरे पारिवारिक राज और एक चौंकाने वाला अपराध। आज हम एक ऐसे ही मामले की परतों को खोलने जा रहे हैं जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था, शीना बोरा हत्याकांड। बिल्कुल। और आज की हमारी पड़ताल का मकसद सिर्फ घटनाओं को दोहराना नहीं है, बल्कि इस पेचीदा मामले के उन पहलुओं को समझना है जो आज भी सवाल खड़े करते हैं। हम इसके मुख्य किरदारों के मनोविज्ञान, अपराध के पीछे के असली मकसद और उन कारणों को खंगालेंगे जिनकी वजह से यह मामला भारतीय समाज और न्याय प्रणाली के लिए एक तरह से एक आईना बन गया। बिल्कुल। और इस मामले की सबसे हैरान करने वाली बात तो इसकी शुरुआत ही है। एक नौजवान लड़की अचानक गायब हो जाती है। परिवार दावा करता है कि वो पढ़ाई के लिए अमेरिका चली गई है और 3 साल तक कोई सवाल नहीं पूछता, किसी को शक तक नहीं होता। हाँ, ये चुप्पी अपने आप में एक कहानी है। और फिर 3 साल बाद परिवार के ही ड्राइवर का एक बालिया बयान एक ऐसी खौफनाक सच्चाई सामने लाता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की। यहीं से इस कहानी की उलझी हुई गुत्थी सुलझनी शुरू होती है। एक ऐसा राज जो 3 साल तक दफन था, वो अचानक एक दूसरी बिल्कुल अलग गिरफ्तारी की वजह से खुल जाता है। तो चलिए किरदारों से ही शुरू करते हैं, क्योंकि इस कहानी में रिश्ते इतने उलझे हुए हैं कि उन्हें समझे बिना आगे बढ़ना मुश्किल है ना? हाँ, बिल्कुल। जाहिर है केंद्र में है शीना बोरा, जिनकी 2012 में लगभग 25 साल की उम्र में हत्या हुई। और फिर हैं इंद्राणी मुखर्जी, एक बेहद महत्वाकांक्षी और जानी मानी मीडिया एग्जीक्यूटिव और शीना की मां। लेकिन यही इस केस का सबसे बड़ा और कह सकते हैं पहला झूठ था। बिल्कुल। सालों तक दुनिया के सामने इंद्राणी ने शीना को अपनी छोटी बहन बताया। ये बात मतलब आज भी सोचने पर मजबूर करती है। एक माँ अपनी ही बेटी की पहचान क्यों छिपाएगी? इसके पीछे क्या मनोविज्ञान रहा होगा? देखिए, ये सिर्फ एक राज छिपाना नहीं था, ये एक तरह से अपनी एक नई पहचान गढ़ने की कोशिश थी। अच्छा, इंद्राणी ने अपनी पिछली जिंदगी, अपने पहले के रिश्तों को पूरी तरह से मिटाकर एक नई शक्तिशाली पहचान बनाई थी। और शीना उस पुरानी जिंदगी की एक जीती जागती निशानी थी। तो उसे बहन बताकर वो अपने अतीत पर पर्दा डाल रही थी। हाँ, अपनी उम्र और अपने अतीत दोनों पर। ये दिखाता है कि सामाजिक रुतबे और छवि को बनाए रखने का दबाव कभी-कभी कितना ज्यादा हो सकता है। और इस कहानी में बाकी किरदार भी उतने ही अहम हैं, जैसे पीटर मुखर्जी, एक बड़े मीडिया टाइकून, उस समय इंद्राणी के पति और इस रिश्ते से शीना के सौतेले पिता, इंद्राणी के पूर्व पति संजीव खन्ना, और श्यामवर राय, इंद्राणी का ड्राइवर, वो शख्स जिसके बिना शायद ये राज कभी खुलता ही नहीं। बिल्कुल। हर किरदार इस कहानी की एक अहम कड़ी है, लेकिन वो नींव जिस पर ये पूरी साजिश की इमारत खड़ी हुई, वो एक माँ का अपनी बेटी को बहन बताने वाला झूठ ही था। इस सिलसिले पर गौर करते हैं। 24 अप्रैल 2012 ये वो तारीख है जब शीना को आखिरी बार देखा गया था, और इसके बाद इंद्राणी ने सबसे कहा कि शीना अमेरिका चली गई है। और जैसा आपने कहा, किसी ने गुमशुदगी की रिपोर्ट यानी FIR तक दर्ज नहीं कराई। ये बहुत अजीब है। बहुत ज्यादा। एक लड़की गायब हो जाती है, उसका फोन बंद हो जाता है, सोशल मीडिया पर कोई एक्टिविटी नहीं होती, और परिवार कहता है सब ठीक है। यहाँ तक कि शीना के बॉयफ्रेंड, जो पीटर मुखर्जी के बेटे राहुल मुखर्जी थे, उन्होंने चिंता जताई, पुलिस के पास जाने की कोशिश भी की, लेकिन उनकी बात को गंभीरता से नहीं लिया गया। तो ये हमारे सिस्टम की एक बड़ी खामी को भी दिखाता है। बिल्कुल। तो फिर 3 साल तक मामला पूरी तरह से शांत रहा। फिर ऐसा क्या हुआ कि ये तूफान खड़ा हो गया? एक संयोग, बस एक संयोग। अगस्त 2015 में ड्राइवर श्यामवर राय को मुंबई पुलिस ने एक दूसरे बिल्कुल अलग मामले में अवैध हथियार रखने के आरोप में गिरफ्तार किया। अच्छा, तो वो गिरफ्तारी शीना बोरा केस से जुड़ी हुई नहीं थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। उसका शीना बोरा केस से कोई लेना देना नहीं था। और यहीं से कहानी पूरी तरह पलट जाती है। जी, पुलिस की पूछताछ के दौरान शायद सजा कम होने की उम्मीद में राय टूट गया और उसने शीना बोरा की हत्या का राज उगल दिया। उसने जो बताया वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। उसके बयान के मुताबिक 24 अप्रैल 2012 को शीना को कार में मिलने के लिए बुलाया गया, जहां कथित तौर पर इंद्राणी, उनके पूर्व पति संजीव खन्ना
और खुद राय ने मिलकर गला घोटकर उसकी हत्या कर दी। और इसके बाद? सबूत मिटाने की कोशिश की गई होगी। हाँ, बयान के अनुसार लाश को एक सूटकेस में रखकर अगली सुबह महाराष्ट्र के रायगढ़ के जंगलों में ले जाया गया। रायगढ़ के जंगल, हाँ, और वहां उसे पेट्रोल डालकर जला दिया गया। जब राय की निशानदेही पर पुलिस उस जगह पहुंची तो 3 साल बाद भी उन्हें वहां से कुछ अवशेष मिले, हड्डियों के जले हुए टुकड़े। और यहीं पर फोरेंसिक साइंस का बहुत बड़ा रोल रहा होगा। बिल्कुल। उन हड्डियों में से एक जांग की हड्डी के टुकड़े का डीएनए निकाला गया और उसे इंद्राणी मुखर्जी के डीएनए सैंपल से मिलाया गया और रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इससे वैज्ञानिक तौर पर यह साबित हो गया कि वो अवशेष इंद्राणी की ही संतान के थे। ये सीबीआई के लिए सबसे ठोस सबूतों में से एक बन गया। मतलब एक झूठ जो 3 साल से चल रहा था, उसे विज्ञान ने एक झटके में बेनकाब कर दिया। सही बात है। राय के इस कबूलनामे के बाद तो गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू हो गया होगा। हाँ, बहुत तेजी से। 25 अगस्त 2015 को मुंबई पुलिस ने इंद्राणी मुखर्जी को गिरफ्तार किया। अगले ही दिन 26 अगस्त को संजीव खन्ना को कोलकाता से गिरफ्तार कर लिया गया और फिर जांच सीबीआई को, यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को सौंप दी गई। और पीटर मुखर्जी की गिरफ्तारी, वो तो और भी बड़ा मोड़ था, है ना? हाँ, क्योंकि शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि शायद वो इस सबसे अनजान है, लेकिन 19 नवंबर 2015 को सीबीआई ने पीटर मुखर्जी को भी साजिश में शामिल होने, जानकारी छिपाने और सबूत मिटाने में मदद करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। अच्छा। इन सब पर भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की गंभीर धाराएं लगाई गई। हत्या की धारा 302, सबूत मिटाना यानी 201 और अपहरण की धारा 363। तो उन पर हत्या और सबूत मिटाने जैसे संगीन आरोप लगे। लेकिन मेरे मन में हमेशा ये सवाल आता है कि इतना बड़ा कदम उठाने के पीछे की वजह क्या हो सकती है? क्या ये सिर्फ पारिवारिक राज छिपाने का मामला था? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। शुरू में तो सबको यही लगा कि शायद शीना इंद्राणी को मां के रूप में बेनकाब करने की धमकी दे रही थी, या फिर राहुल मुखर्जी के साथ उसके रिश्ते से इंद्राणी नाराज थी। ये सब थ्योरीज तो थी। हाँ, लेकिन जब सीबीआई ने जांच शुरू की तो परतें खुलनी शुरू हुई और मामला पारिवारिक राज से कहीं ज्यादा करोड़ों के वित्तीय लेन देन तक जा पहुंचा। आप आईएनएक्स मीडिया वाले एंगल की बात कर रहे हैं? बिल्कुल। सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में यह आरोप लगाया कि आईएनएक्स मीडिया में हेरफेर करके कमाए गए करोड़ों रुपए शीना के नाम पर खोले गए विदेशी बैंक खातों में पार्क किए गए थे। ओह, तो ये पैसों का मामला था। अभियोजन पक्ष का मानना है कि शीना शायद उन पैसों पर अपना हक जताना चाहती थी या उन पैसों को लेकर इंद्राणी को ब्लैकमेल कर रही थी। तो पैसों के इस विवाद ने शीना को इंद्राणी के लिए खतरा बना दिया। ऐसा ही लगता है। वो सिर्फ अतीत की निशानी नहीं रह गई थी, बल्कि एक ऐसा खतरा बन गई थी जो इंद्राणी के बनाए हुए साम्राज्य को, उनकी दौलत, शोहरत और शादी सबको एक साथ तबाह कर सकती थी। तो इस नजरिए से देखें तो हत्या का मकसद सिर्फ गुस्सा या नफरत नहीं, बल्कि अपने बनाए हुए आलीशान दुनिया को बचाने की एक सोची समझी कोशिश हो सकती है। एक हाई प्रोफाइल परिवार, उलझे हुए रिश्ते, करोड़ों का वित्तीय विवाद, ये सब तो था ही, लेकिन ये मामला एक राष्ट्रीय तमाशा क्यों बन गया? मेरा मतलब है, मीडिया में इस पर इतनी ज्यादा चर्चा क्यों हुई? इसकी कई वजहें थी। पहली और सबसे बड़ी वजह तो यही थी कि आरोपी कोई आम लोग नहीं थे। सही बात है। इंद्राणी और पीटर मुखर्जी मीडिया जगत के पावर कपल माने जाते थे। मुझे याद है जब ये खबर पहली बार सामने आई थी तो मीडिया जगत में भी सब हैरान थे। जिन लोगों के साथ आप काम करते हैं उन्हें अचानक ऐसे जघन्य अपराध के आरोप में देखना ये अविश्वसनीय लगता था। जब ऐसे शक्तिशाली लोग किसी अपराध में आरोपी बनते हैं तो लोगों की दिलचस्पी अपने आप बढ़ जाती है। और अपराध की प्रकृति भी बहुत चौंकाने वाली थी। यकीनन एक मां पर अपनी ही बेटी की हत्या का आरोप, जिसे वो सालों से अपने बहन बताती आ रही है, ये कहानी किसी क्राइम थ्रिलर फिल्म की स्क्रिप्ट जैसी थी ना। हल्की प्लानिंग, लाश को सूटकेस में रखकर जंगल में ले जाना और जला देना, इन सब ने लोगों की कल्पना को जैसे पकड़ लिया। और उसमें मीडिया की भूमिका पर भी सवाल उठा। क्या ये ट्रायल बाय मीडिया का केस है? हाँ, ये सवाल तो उठा था काफी हद तक। हर रोज नई थ्योरी, नए खुलासे और कई बार तो बिल्कुल बेबुनियाद बातें भी छुपती थी। याद होगा एक समय पर तो ये भी कहा जा रहा था कि क्या शीना जिंदा है और अमेरिका में है। अरे हाँ, मुझे याद है। इस तरह की सनसनीखेज कवरेज ने मामले को और भी जटिल बना दिया और कहीं ना कहीं न्याय प्रक्रिया पर भी एक दबाव बनाया। ये केस इस बात का अध्ययन है कि कैसे मीडिया का ध्यान किसी आपराधिक मामले को सच की खोज से भटकाकर एक मनोरंजन का शो बना सकता है। तो अब बात करते हैं कि आज की तारीख में ये मामला कहाँ खड़ा है। इतने साल बीत गए, मुकदमा अभी तक चल रहा है। हाँ,
और यही इस केस का सबसे दुखद पहलू है। मुकदमा मुंबई की एक स्पेशल सीबीआई कोर्ट में चल रहा है। मामले में हो रही लंबी देरी की वजह से मार्च 2025 में कोर्ट ने इसकी रोजाना सुनवाई का आदेश दिया था ताकि इसे जल्दी निपटाया जा सके। अच्छा, लेकिन तभी एक बहुत ही अजीब मोड़ आया। आप उन 65 गवाहों की बात कर रहे हैं जिन्हें सीबीआई ने ड्रॉप कर दिया। जी, मई 2025 में सीबीआई ने अचानक अपने ही 65 गवाहों को केस से हटा दिया और इनमें कुछ अहम गवाह भी शामिल थे। लेकिन ऐसा क्यों? ये एक बहुत ही असामान्य कदम है और इसने अभियोजन पक्ष के केस की मजबूती पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। तो इस केस की मुख्य कानूनी चुनौतियां क्या हैं? कई हैं। पहली, फोरेंसिक चुनौतियां। अवशेष जले हुए और टुकड़ों में थे। डीएनए मैच तो हुआ, पर बचाव पक्ष हमेशा इस पर सवाल उठा सकता है कि क्या सबूतों की चेन ऑफ कस्टडी कहीं टूटी तो नहीं थी। दूसरी, गवाहों का मुकरना या हटा दिया जाना। मुख्य गवाह श्यामवर राय सरकारी गवाह बन गए, लेकिन उसकी गवाही पर भी बचाव पक्ष लगातार सवाल उठाता है और अब 65 गवाहों को हटा देना ये केस को और कमजोर कर सकता है। और तीसरी चुनौती शायद न्याय में देरी ही है। बिल्कुल, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। ये केस इसका एक बड़ा उदाहरण है। इतने साल बीत जाने के बाद गवाहों की याददाश्त धुंधली पड़ जाती है, सबूत कमजोर हो सकते हैं और पूरी प्रक्रिया अपनी गंभीरता खोने लगती है। 2022 में जब इंद्राणी मुखर्जी को जमानत मिली तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इस असाधारण देरी का जिक्र किया था। तो इस सब से हम क्या समझ सकते हैं? ये केस सिर्फ एक अपराध की कहानी से कहीं ज्यादा है। ये भारत के शहरी अभिजात वर्ग के खोखलेपन, महत्वाकांक्षा की अंधी दौड़ और पारिवारिक रिश्तों के टूटने की कहानी है। ये दिखाता है कि कैसे अभिजात्य वर्ग के पर्दे के पीछे की सच्चाई हमारी कल्पना से भी ज्यादा स्याह हो सकती है। इस केस का असर इतना गहरा है कि इस पर फिल्म डार्क चॉकलेट और नेटफ्लिक्स पर द इंद्राणी मुखर्जी स्टोरी बरीड ट्रूथ जैसी डॉक्यूमेंट्री सीरीज भी बन चुकी हैं। सही है, जो इसकी पॉप कल्चर अहमियत को दर्शाती हैं। बिल्कुल। अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये मामला दो विरोधाभासी बातें एक साथ दिखाता है। एक तरफ ये साबित करता है कि कानून की नजर शक्तिशाली और अमीर लोगों तक भी पहुंच सकती है, लेकिन साथ ही ये भी दिखाता है कि कैसे उनके संसाधन, उनके महंगे वकील और उनका प्रभाव न्याय प्रक्रिया की गति को धीमा कर सकते हैं, उसे उलझा सकते हैं। ये केस मीडिया, सनसनी और न्याय के बीच के जटिल रिश्ते का एक ऐसा उदाहरण है जिसे आने वाले कई सालों तक कानूनी पढ़ाई में एक केस स्टडी के तौर पर देखा जाएगा। चलते चलते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। जब किसी हाई प्रोफाइल मामले में देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई खुद ही अपने दर्जनों गवाहों को पेश करने से मना कर दे, तो ये न्याय की प्रक्रिया के बारे में क्या कहता है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या ये सिर्फ केस को तेज करने की एक रणनीति है ताकि सिर्फ सबसे ठोस गवाहों पर ध्यान दिया जा सके, या ये इस बात का संकेत है कि इतने सालों की जांच के बाद भी